तो यार जो कॉन्सेप्ट तुम सीख चुके हो उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करने से डर कैसा है? अरे या तो होगा नहीं तो नहीं होगा, अगर हो गया खुशी की बात है, नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ सॉल्व करा ही रहा हूँ। तो ट्राई तो यार बिल्कुल करना, नहीं तो फिर छोड़ देना यार, ठीक है? फिर वन शॉट का इंतजार करना नवंबर दिसंबर में, और फालतू का टाइम वेस्ट करना उधर, और लास्ट में जाके गेस्ट पेपर से बोर्ड का एग्जाम देना ना तो अगर नीट और जेई का एग्जाम देना चाह रहे हो तो फिर अगले साल के लिए प्रिपेयर करना 2027 के लिए। तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो जो तुम्हारा पेपर है वो ये नहीं चेक करेगा कि तुमको कितना थियरी आता है, कितने फॉर्मूले रट के बैठे हुए, वो तो तुमको क्वेश्चन देगा जिसको सॉल्व करके तुमको दिखाना है। तो अगर घर पे बैठ के हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम सोचे कि हम एग्जाम में जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम प्रैक्टिस करने वाली जगह है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, लास्ट के लेक्चर्स में हमने रिफ्रैक्शन देखा था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे, जैसे स्नेल्स लॉ, TIR का कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक? तो सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2021 का है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया? कर लिया आपने? चलिए देखते हैं। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, ठीक है? अच्छा, तो मतलब एक रे इधर से आ रहा है तो वो किस एंगल पे इस प्रिज्म से बाहर निकलेगा ये आपको बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3, इसका मतलब म्यू की वैल्यू दे दी गई है कितनी, बताओ बच्चों? म्यू की वैल्यू दे दी गई है कितनी? तो म्यू की वैल्यू दी गई है √3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे म्यू इज इक्वल्स टू √3। इज इट क्लियर? म्यू इज इक्वल्स टू कितना है बताओ? √3 है, सही है, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि कोई भी रे किसी भी सरफेस से अगर परपेंडिकुलरली टकराए तो वो अनडेविएटेड सीधा जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार यूज़ भी किया है, तो सीधा निकल जाएगा। और अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो वो यहाँ से बाहर निकलने की इसकी संभावना है। संभावना क्यों बोला मैंने? ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ से बाहर ना भी निकले। क्यों? क्योंकि रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और जब भी रे डेंसर से रेयरर में जाए तो TIR की संभावना होती है। हो सकता है कि कहीं रे अंदर ही रह जाए, अरे ये वाला जो एंगल है हो सकता है कहीं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो TIR हो जाएगा। तो मतलब क्या चेक करना पड़ेगा क्या कि TIR हो रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि रे बाहर निकले ही ना, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि एक काम करो, अलग से चेक मत करो कि TIR हो रहा है कि नहीं, तुम ना इसको बाहर निकाल दो। अगर सब कुछ ठीक चला इसका मतलब ये बाहर ही निकलेगा, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो समझ लेना ये बाहर नहीं निकलेगा, इसका TIR हो जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। और क्या गड़बड़ हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? अभी फिलहाल मान के चलो यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक? तो बच्चों एक बात बताओ यार, ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री ही होगा। अच्छा, ये 60 है तो ये कितना होगा? तो बच्चों ये तो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, सॉरी 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम होना पड़ेगा। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। अच्छा, ये अगर 30 है, ये 90 है, तो बच्चों ये 60 होगा, और ये पूरा भी तो 90 होता है ना, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो इधर क्या है? एयर है, तो क्या लिखेंगे? 1 sin E। वेरी गुड बच्चों, 1 sin E इज इक्वल्स टू √3 sin 30 डिग्री, क्योंकि हम जो एंगल मेजर करते हैं वो नॉर्मल से होता है ना, ठीक है? तो लिखा जाएगा √3 sin और कितना 30 डिग्री। तो बच्चों sin E की वैल्यू कितनी आ गई? तो √3 और sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो यहाँ से बताओ sin E कितना आया? तो ये आया √3/2, ठीक है? और E इज इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। सब कुछ ठीक चला, इसका मतलब रे बाहर निकलेगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ गड़बड़ क्या होता है। गड़बड़ ये हो सकता था कि ये जो sin E की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता ना, तो समझ लेना कि T मतलब नो इमरजेंस, कोई इमरजेंस नहीं होगा। नो इमरजेंस है ना बच्चों? मतलब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है sin थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देखिए ध्यान से, तो √3/2 जो होता है ये 1 से छोटा होता है। अरे √3 की वैल्यू 1.7 के आसपास में होती है। अब 1.7 को आधा करोगे तो 1 से तो छोटा ही आएगा। तो ये चीज़ अगर 1 से छोटा है तब ठीक है, चलेगा। मतलब sin E अगर लेस देन 1 आ गया ना,
तो इसका मतलब हुआ कि इमरजेंस होगा, इमरजेंस होगा मतलब ये चलेगा, ये सही है। लेकिन 1 से बड़ा हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो ठीक है 60 डिग्री पे ये बाहर निकलेगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो पॉज करो, करो ट्राई खुद से जल्दी से। हो गया किया आपने? चलिए, कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर ये कोई प्रिज्म है, अगर ये कोई प्रिज्म है तो पहले तो यार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2। ये वाला जो एंगल होता है ना, ठीक है, इसी एंगल को हम कहते हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्योंकि जब भी आप किसी रे को भेजेंगे तो एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और एक बार बच्चों यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। मतलब ये इस सरफेस से टकराएगा तो रेयरर से डेंसर में जाएगा, और इस सरफेस से टकराएगा तो डेंसर से रेयरर में जाएगा। तो ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, इनके बीच के एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। यानी यही वाला एंगल दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। वेरी गुड। कहता है वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड। अच्छा, मतलब दोनों में से किसी एक सरफेस को इसने मिरर बना दिया अंदर से, ठीक है, मैंने बाहर से नहीं बच्चों। ऐसा ना कि रे इधर से आया और टकरा के चला गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मिरर बना है बाहर से, अंदर से बनाना, मतलब अंदर से इधर से या फिर इधर से। तो एक काम करते हैं हम लोग इधर से ही मिरर बना लेते हैं। क्लियर है? मतलब जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ से होगा, अंदर से होगा। अरे बोलना यार, ठीक है। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस, ऑब्वियसली हम बीम को इधर से भेजेंगे तब ना अंदर जाएगा और फिर उसे रिफ्लेक्ट करेगा। विल रीट्रेस इट्स पाथ। अच्छा, तो पाथ को रिट्रेस करने वाला है। और हम जानते हैं कि कोई भी रे तब अपने पाथ को रिट्रेस करता है जब वो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलरली टकराए। इसका मतलब हुआ कि हम चाहें तो अब रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों रे को तुम ऐसे भेजना, जाहिर सी बात है ये नॉर्मल होगा और वो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सही है? तो दिस इज द सिचुएशन। अब आपको क्या बताना? एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना, यानी आपको बच्चों ये आई की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो यार सिंपल सवाल है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। समझ लो बच्चों, ये डायग्राम ड्रॉ होते ही क्वेश्चन 80% सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कैसे? तो यार ये अगर 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री होगा। बोलो, तब तो तीनों का जो सम होगा वो 180 हो पाएगा ना। और फिर ये भी तो 90 होता है, सरफेस के साथ नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 30 डिग्री होगा। अब चलिए आप यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइए। तो इधर क्या है? एयर है, तो हम लिखेंगे 1 sin I इज इक्वल्स टू √2 sin 30 डिग्री। अरे भाई हम यही वाला एंगल लेंगे ना, क्योंकि जो एंगल लिया जाता है वो नॉर्मल के साथ वाला लिया जाता है। तो लिखा जाएगा √2 sin 30 डिग्री। अब बच्चों sin I की वैल्यू आती है √2 टाइम्स, और ये 1/2 होगा। √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 आएगा। इसका मतलब sin I इज इक्वल्स टू होगा 1/√2। इसका मतलब I इज इक्वल्स टू होगा 45 डिग्रीज। कितना होगा बच्चों? 45 डिग्रीज होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए पॉज करिए और ट्राई करिए। नीट 2024 का क्वेश्चन, और ठीक ठाक क्वेश्चन है। हो गया बच्चों? चलो देखते हैं। कहता है लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट पी। साफ साफ दिख रहा है हमको। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, वो भी दिख रहा है, सोन इन द फिगर बता ही दिया। इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC। अच्छा जी, तो मतलब एंटर करने के बाद ना वो BC के पैरेलल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलता है और इमर्ज करता है अलोंग द फेस AC। अच्छा, मतलब ये बाहर निकलते समय इस सरफेस के पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब हुआ ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुआ है, बोलना यार, उसमें ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, आपको बताना है कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो क्या करें क्या करें क्या करें? तो बच्चों कुछ मत करो यार, कुछ ना समझ में आए तो स्नेल्स लॉ लगा। एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को हम कुछ अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी अल्फा बीटा थीटा जो मन करे।
तो बच्चों ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, कन्फर्म है। अच्छा ये कितना है, ये 90 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, तब ये अल्फ़ा हो जाएगा, तो अब तो तीनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा ना। और अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है। और हम ना आगे चल के पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, प्रिज्म को अलग से हमको पढ़ना है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इसका और इसका सम ना ए के बराबर होता है। तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अरे बोलना यार, मतलब ये और ये जोड़ने से हमको ये मिलना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ये अल्फ़ा है तो यहाँ क्या रखें कि ऐड कर दे तो 90 मिले, तो ऑब्वियसली आपको 90 माइनस अल्फ़ा रखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो एक बार हम स्नेल्स लॉ यहाँ लगा लेते हैं, एक बार हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, फिर हमको जो चाहिए होगा मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं। तो इधर क्या है, एयर है, तो हम लिखेंगे 1 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू साइन अल्फ़ा, तो म्यू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक बात बताओ, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, म्यू को नीचे भेजोगे और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 म्यू, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मतलब इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू साइन 90 माइनस अल्फ़ा। बच्चों लिखेंगे म्यू साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, एयर है, तो एयर है बच्चों, तो 1 और साइन कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अच्छा एक बात आप जानते हैं ना कि साइन 90 माइनस अल्फ़ा का मतलब कॉस अल्फ़ा होगा। अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम इसकी जगह पे कॉस अल्फ़ा लिखेंगे। और एक काम करिए, म्यू को आप नीचे लेके जाइए, तो कॉस अल्फ़ा हो गया इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा 1 हो गया, 1/म्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अरे यार अब इसको कैसे सॉल्व करें, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इतना, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना, कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। मुझको तो सबसे अच्छा ये लगता है कि अगर साइन थीटा बराबर समथिंग और कॉस थीटा बराबर समथिंग दिया है ना, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो मतलब इक्वेशन 1 को भी स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/4 म्यू स्क्वायर अब प्लस 1 कितना बच्चों, तो म्यू स्क्वायर। अब एक बात बताओ यार, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये काम किया ताकि ये वाली चीज़ 1 हो जाए। तो 1 इज इक्वल्स टू, और इसमें से ना 1/म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 1/4 प्लस 1 ऐसा करके कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये 5/4 हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 5/4 और म्यू स्क्वायर, आपको तो म्यू चाहिए था ना, तो म्यू स्क्वायर को उधर भेज दो, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 5/4, इसका मतलब म्यू इज इक्वल्स टू हो गया √5/4। तो कोई ऑप्शन है, हाँ तो ठीक है ना, नीचे में जो √4 है आप उसको 2 लिख लें, तो √5/2 आंसर हो जाएगा। तो √5/2 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ तो नीट 23 का क्वेश्चन है, ट्राई करो बच्चों जल्दी। किया आपने, ठीक है देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, अच्छा, और 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। अच्छा तो क्रिटिकल एंगल हमको बताना है। अच्छा तो मतलब एयर में वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है t1 टाइम में। अच्छा तो हमको डिस्टेंस दिया और हमको टाइम दिया, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, यानी स्पीड इन एयर कितना होगा बच्चों, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड इन मीडियम कितना होगा, तो डिस्टेंस 10x है, सॉरी, हाँ तो 10x डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, तो t2 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल। तो हम जानते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है वो म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ म्यू का जिक्र नहीं है, यहाँ वेलोसिटीज़ की जिक्र है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन IC इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर। सॉरी बच्चों, क्या लिख दिया मैंने यार, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो म्यू के रेशियो का उल्टा होता है। बोलना यार, ठीक है। तो
क्या है कि हम लिखेंगे साइन आई सी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम कितना है, तो ये है 10x डिवाइडेड बाई T2, और वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम कितना है, तो x डिवाइडेड बाई T1। अच्छा बच्चों, x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई सी इज इक्वल्स टू आ गया, ये तो पलट के मल्टीप्लाई होगा, तो 10T1 डिवाइडेड बाई T2, और यहाँ से आई सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन इनवर्स 10T1 डिवाइडेड बाई T2, साइन इनवर्स 10T1 डिवाइडेड बाई T2। क्लियर है? ठीक है, चलिए AIPMT 14 ट्राई करो बच्चों जल्दी। हो गया? चलो देखते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, तो जाहिर सी बात है एक प्रिज्म है जिसका एंगल ए है, ठीक है। वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना बच्चों, ऐसे कर दिया हमने। लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, तो लाइट आता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो कुछ 2a है, सही है। ऑन द फर्स्ट सरफेस एंड रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ। अच्छा, रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ का मतलब ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है, इसका मतलब ये टकराता है ऐसे परपेंडिकुलरली, है ना बच्चों। तो एक बात तो कंफर्म हो गया बच्चों कि ये a है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस a होगा, और ये टोटल 90 है और ये 90 माइनस a है, तो ये a हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू आप बताइए। अरे बच्चों यार, तो कुछ मत करो, बस स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या करेंगे, इधर क्या है, एयर है, तो हम लिखेंगे 1 साइन 2a इज इक्वल्स टू म्यू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो a है ना, अरे नॉर्मल के साथ वाला एंगल मेजर होता है, तो a हो जाएगा। और हम जानते हैं साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल्स टू म्यू साइन a। अच्छा, साइन a से साइन a जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो कॉस a, या रहने तो बच्चों, हमको म्यू ही निकालना था ना, हम म्यू निकालना था, तो म्यू तो ऐसे ही निकल गया। बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 कॉस a। क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखो जेई ने 83 में पूछा था, अरे वाह, और ये आपका जेई मेन ने इसको 2021 में रिपीट किया, तो एक बार ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, शायद तुमसे बन जाए। हो गया बच्चों, कर लिया? चलिए देखते हैं। कहता है रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। अच्छा जी, तो ऊपर वाला मीडियम डेंसर है और नीचे वाला मीडियम रेयरर है, तो चलिए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू डी कह देते हैं, क्योंकि म्यू का जिक्र तो है नहीं, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू आर कह देते हैं, ठीक है। दी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच का ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है बच्चों, वेरी गुड, 90 डिग्री है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाई आर एंड आर डैश। अच्छा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर का है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर डैश का है। क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाई, ओ माय गॉड, क्रिटिकल एंगल बताना है आपको, है ना बच्चों। क्रिटिकल एंगल बताना है और वो आपको आर डैश और या फिर आर के टर्म में बताना है, मतलब आर या आर डैश के टर्म में बताना है, ठीक है। तो यार कुछ ना समझ में आए तो स्नेल्स लॉ लगा, चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। हम क्या लिखेंगे, इधर क्या है बच्चों, तो म्यू डी है, तो म्यू डी और साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर डैश लिखोगे, म्यू आर साइन आर डैश लिखोगे, क्लियर। तो यार ऑप्शन में या तो आर डैश है नहीं तो आर है, ठीक है, या तो आर डैश है नहीं तो क्या है, आर है। तो हम कैसे सॉल्व करें इसको, तो इस आई को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग ना आर डैश के टर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या चलिए आर के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस आई को हम रिप्लेस करेंगे आर के टर्म में और आर डैश को भी रिप्लेस करेंगे आर के टर्म में। तो बच्चों आई और आर तो ऐसे ही बराबर होता है, आर की जगह पे हमको जब मन करे हम आई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको लिखेंगे म्यू डी और साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर डैश कितना होगा, तो आर डैश को आर के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों क्या है कि ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी इसको और इसको मिलकर 90 होना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो अगर ये आर है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस आर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आर। क्या बोलते हो यार,
ये और ये मिलकर 90 है ना, तो जैसे मान लो कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा। कैसे मिलेगा आपको? 90 में से 30 को माइनस करके मिलेगा। तो हम चाहें तो इस आर डैश की जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस आर। चलिए, अब ये हो गया आपका म्यू डी साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू आर। अच्छा, म्यू आर, और साइन 90 माइनस आर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस आर। ठीक है, अब एक काम करो, इस म्यू डी को नीचे लेके चले जाओ। पता क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो होता है ना बच्चों, क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं, क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, उसका जो साइन होता है वो म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर होता है। तो इसीलिए मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि ये म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर बन जाए। और कॉस आर को नीचे लेके आओ, तो साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर इज इक्वल टू होगा म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। और हम इसको लिख सकते हैं टेन आर, और म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर को हम लिख सकते हैं साइन आई सी। अब आप साइन को इधर भेज दीजिए, तो आप बताइए आई सी की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई साइन इनवर्स टेन आर। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन है? साइन इनवर्स टेन आर कोई ऑप्शन है? हाँ, ये रहा साइन इनवर्स टेन आर, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है बच्चों कि मुझको सपना आया था कि आर के टर्म में ही आंसर आएगा। ये भी तो हो सकता है कहीं आंसर आर डैश के टर्म में आ जाए। अरे बोलना यार, तो हम आर डैश के टर्म में भी इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से और ऑपरेट करते हैं, और हम ना आईसी की वैल्यू आर डैश के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मतलब कैसे सॉल्व करते हैं? तुम तो यहाँ भी लिख सकते हो, आर की जगह पे तुम 90 माइनस आर डैश लिख सकते हो। अरे बोलना है, तो अगर हम साइन आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और टेन आर की जगह पे बच्चों, ये जो आर है आर, अरे आर डैश जो है वो 90 माइनस आर है, तो आर कितना होगा? इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये 90 माइनस आर डैश हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना? आर डैश। ऐसे आप लिख सकते हैं। बोलो यार, सही है। तो अब आपको पता है कि जैसे टेन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो कॉट होता है। अरे साइन 90 माइनस थीटा, मैं आपको बता दूं, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, वैसे ही बच्चों सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये आपका सेक थीटा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसी बात हो गई। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा तो लिख लेना, हालांकि बहुत सिंपल चीज़ है, पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस आईसी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स और कॉट आर डैश, और ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चों? साइन इनवर्स कॉट आर डैश। अच्छा हाँ, साइन इनवर्स कॉट आर लिखा हुआ है, अगर ये आर डैश होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी ही सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस डी इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एक ग्लास स्लैब, अच्छा पहले तो यार पॉज करके ट्राई करो खुद से। देखो भाई कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आपको जो दिया जाता है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आधारित होता है जो हमने पीछे किया हुआ है। तो यार जो कॉन्सेप्ट तुम सीख चुके हो उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करने से डर कैसा है? अरे या तो होगा नहीं तो नहीं होगा, अगर हो गया खुशी की बात है, नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ सॉल्व करा ही रहा हूँ। तो ट्राई तो यार बिल्कुल करना, नहीं तो फिर छोड़ देना यार। ठीक है, फिर वन शॉट का इंतजार करना नवंबर दिसंबर में, और फालतू का टाइम वेस्ट करना उधर, और लास्ट में जाके गेस्ट पेपर से बोर्ड का एग्जाम देना ना। तो अगर नीट और जेई का एग्जाम देना चाह रहे हो तो फिर अगले साल के लिए प्रिपेयर करना, 2027 के लिए। तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो जो तुम्हारा पेपर है वो ये नहीं चेक करेगा कि तुमको कितना थियरी आता है, कितने फॉर्मूले रट के बैठे हुए हो। वो तो तुमको क्वेश्चन देगा जिसको सॉल्व करके तुमको दिखाना है। तो अगर घर में बैठ के हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम सोचे कि हम एग्जाम में जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम प्रैक्टिस करने वाली जगह है, वहां तो आपको आपका फाइनल आउटपुट दिखाना है। ठीक है, तो ट्राई करो। किया? देखते हैं। तो क्या है कि एक ग्लास का स्लैब है जिसका थिकनेस दिया हुआ है बच्चों, तो थिकनेस दिया हुआ है 4√3, बहुत बढ़िया।
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेचारे का दिया हुआ है √2, तो म्यू की वैल्यू दी गई है √2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास स्लैब विथ एयर। अच्छा, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला केस है बच्चों, इसका मतलब रे इधर से आया होगा, इधर से आया होगा, फिर ये थोड़ा इस ऐसे घूमा होगा, और फिर वो ऐसे, मतलब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना बच्चों, जिसको अब हालांकि इसी ने डी से डिनोट कर लिया, जबकि हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर, एक काम करते हैं ना बच्चों यार, हम इसको टी बोल देते हैं, अरे थिकनेस है तो हम इसको टी बोल देते हैं, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी बोल देते हैं, अरे मेरी मर्जी यार, चलो इसको टी लिख लो, इसको टी लिख लो, सही है। तो आप जानते हैं, देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इंटू साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर और डिवाइडेड बाई कॉस आर। तो हमको टी तो पता है, बस आई और आर पता चल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो इक्वल है किसके, क्रिटिकल एंगल के। मतलब ये आई जो है एक्चुअली वो आई सी के बराबर है। आई किसके बराबर है, आई सी के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है तो मतलब ठीक है ना, इसको हम लोग आर कह देते हैं और हमारा मकसद आई और आर निकालना है। तो सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि हम लोग ना आई निकालते हैं। तो हम एक बात जानते हैं कि साइन आई सी जो होता है ना, वो होता है 1/μ, ठीक है। जैसे इस मटेरियल और ग्लास का जो इंटरफेस है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, अगर आई सी क्रिटिकल एंगल है तो साइन आई सी की वैल्यू होती है 1/μ। तो बच्चों साइन आई सी इज इक्वल टू होगा 1/√2। तो यहाँ से आई सी मिल गया आपको 45 डिग्री, और आई सी ही आई है, यानी आपको आई मिल गया 45 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ स्नेल्स लॉ लगा लो। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, इधर क्या है, एयर है, तो हम लिखेंगे 1 साइन आई, और आई की जगह कितना, तो 45 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल्स टू ये वाला म्यू विच इज √2, और फिर लिखेंगे साइन आर, ठीक है। अब यार साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स साइन आर, ठीक है। अब ये √2 जब नीचे आएगा तो √2 मिलकर 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि साइन आर की वैल्यू आपको मिल रही है 1/2, इसका मतलब हुआ आर की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्रीज, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो बच्चों डी इज इक्वल्स टू आ गया, टी की जगह पे हम रखेंगे 4√3, फिर साइन आई की जगह रखेंगे 45 डिग्री, आर की जगह पे रखेंगे 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाई कॉस आर की जगह पे 30 डिग्री। चलिए 4√3, और ये तो साइन 15 डिग्री होगा ना, और डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है √3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 कूद के ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 8 बन जाएगा, सही है, 8 बन गया। और इनटू साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25, तो 0.25, अच्छा ये सब आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया है। अरे तो सिर्फ इसी के पास यूनिट है ना, इन दोनों के पास यूनिट थोड़े ना है, तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, सही है बच्चों, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये लिखा हुआ है 1. हाँ, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, अरे बोलो यार, सही है। अच्छा ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बच्चों, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लीजिए। इसमें भी थिकनेस दिया, बस वही है कि पिछली बार थिकनेस 4√3 दिया था, अब की बार थिकनेस √3 दिया है, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी √2 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ एक अंतर है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू पिछली बार कितनी दी गई थी, तो 0.25, अब की बार कितनी दी गई है, तो 0.26। तो बस कर लेना इसको यार खुद से, प्लीज़ खुद से कर लेना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, देख लेना कितना आंसर आता है इसका, ठीक है। कर लोगे ना बच्चों, कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2010 का है, सही है। कहता है अरे OP, अच्छा मैं कुछ बता दूं बच्चों, यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, और रे कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे करके आता है,
ऐसे करके आता है, जो कि नॉर्मल के साथ, अच्छा इसी को ओ और इसी को पी बोला है, ठीक है। नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाता है कितना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, तो वो √3 है। मतलब इतना सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको बताना है, पहले तो पॉज करके कर लो ट्राई खुद से, और मैं आपको बता दूं कि ये मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है। कर लिया ट्राई, चलिए देखते हैं। कहता है रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट फेस CD। अच्छा, रे जो है वो यहाँ से, मतलब CD वाले फेस से TIR करेगा, मतलब ये पूछ रहा है, तो ऐसा होगा कि नहीं। रे कम्स आउट, एक काम करते हैं ना बच्चों, रे को हम लोग थोड़ा फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यार ये सीधा थोड़ी जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ के मान लो बच्चों वो यहाँ पहुँचा। अब यहाँ हम ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा तिरछा होगा, है ना। अब सबसे पहले तो पता कर लो कि ये वाला एंगल कितना है, तो इस एंगल को चलिए हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं। तो हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो बच्चों इधर क्या है, एयर है, तो हम लिखेंगे 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 sin अल्फ़ा हो जाएगा, तो √3 sin अल्फ़ा। क्लियर। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ये √3 होगा और ये sin अल्फ़ा होगा, सही है, कैंसल आउट होगा। और sin अल्फ़ा आया 1/2, इसका मतलब हुआ अल्फ़ा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। वेरी गुड बच्चों, तो ये आ गया कितना बताओ, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया। अब पता करना है हमको कि ये वाला एंगल कितना है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो कैसे निकाले यार, हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक चतुर्भुज है, ध्यान से देखो बच्चों। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होती हैं सबका सम 360 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे ये कितना है, 60 है, तो 60 डिग्री प्लस प्लस ये कितना है 135 है, तो 135 डिग्री प्लस ये कितना है, काम करो ना इसको थीटा बोल दो, तो प्लस थीटा एंड प्लस ये पूरा कितना है, तो बच्चों ये 90 है और ये 30 है, तो ये पूरा 120 हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। चलिए अब ये 60 और 120 मिल के 180 होगा, और 360 में से 180 घटाओगे तो इधर 180 बच जाएगा, और 135 उधर जाएगा, तो 180 में से 135 गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 45 डिग्रीज। अब यार जोड़ घटा है कर लेना, 45 डिग्री आ रहा है। अच्छा, तो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब सुनो बच्चों, याद है हमने पढ़ा था कि 45 डिग्री पे TIR तब होता है जब म्यू की वैल्यू √2 से ज़्यादा हो, तो ये तो √2 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ TIR होगा। और TIR होगा का मतलब हुआ ये 45 डिग्री पर आया था, तो ये 45 डिग्री पे ही जाएगा, है ना बच्चों। तो एकदम सही बात बोल रहा है, CD फेस से TIR हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किस एंगल से टकराया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, हाँ तो बच्चों ये 45 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 ही होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है। अब ये 75 है, ये 45 है, और इसको हम लोग कुछ बीटा कह देते हैं, बीटा कह देते हैं। तो एक बात बताओ यार, 45, 75 और बीटा, 45 डिग्री, 75 डिग्री और बीटा मिल के 180 होना चाहिए। तो बताना तो ये कितना आ रहा है, तो 75 80 4 120, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों 60 डिग्रीज। यानी ये वाला जो एंगल होगा, अरे ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब क्या होगा, अब ये फिर से TIR होगा कि बाहर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस, बिकॉज आप यहां पर देखो बच्चों, 60 पर आया था तो 30 पर अंदर गया था, मतलब अंदर में एंगल 30 है तो बाहर में एंगल 60 है। तो यहां पर भी तो वैसा ही है ना बच्चों, अंदर में एंगल 30 है, इसका मतलब ये बाहर निकलेगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। मतलब देखो दिमाग लगाओ यहाँ, अदरवाइज सॉल्व करोगे तो कर सकते हो आराम से, तुम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा लेना, तुम लिख लेना √3 sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 sin, कुछ इसको गामा कह देना, 1 sin गामा, तो आराम से 60 डिग्री। लेकिन ये इसी को तो कहते हैं स्मार्टनेस। मैंने देखा कि यार यहाँ
60 एयर में था तो मटेरियल में 30 था, तो अगर मटेरियल में 30 है तो फिर एयर में 60 होगा। सही है, तो मतलब यहाँ से बाहर निकलेगा, एडी से बाहर निकलेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन भी सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमसे कह रहा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज 90 डिग्री। तो ये है इंसिडेंट रे और ये है इमरजेंट रे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो एक काम करो ना, दोनों रे को एक जगह रखो। तो अच्छा, तो ये अगर 60 डिग्री है बच्चों, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसको उठाओ और यहाँ ले जाकर रख दो। तो अगर इमरजेंट रे को मैंने यहाँ रख दिया बच्चों, जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको नहीं लग रहा इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये ऑब्वियसली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज के लिए वो 120 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी एंड सी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं थे ये, है ना, बेसिक लेवल के ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।